हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी डिकोडेड एंड वेलकम बैक टू द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस इन जस्ट 15 मिनट्स, जहां पे कुछ ही मिनटों में हम जो एग्जाम स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, प्लस ये भी देखते हैं वेदर दोज आर्टिकल्स आर रेलेवेंट फॉर प्रीलिम्स और जीएस पेपर्स, दैट इज द मेंस। तो दोस्तों शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट सो फार, ताकि आपको इसी तरीके का अच्छा कंटेंट मिल सके एंड यू कैन क्लियर योर एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आज दो तीन आर्टिकल्स हैं जो हम करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। रेस्ट ऑफ देम दे आर नॉट रिलेटेड टू अ एग्जाम एंड सम ऑफ देम दे आर रिपीटेटिव। फॉर एग्जाम्पल, एज यू कैन सी द फर्स्ट आर्टिकल इटसेल्फ दोस्तों, दैट इज डेमोक्रेसी एट स्टेक, दिस वन, democracy at stake in Nepal. If the political opposition resolves to fight back, it is likely that the new republic will gain in the long term. तो इसमें जो नेपाल में अंदर चर्न चल रहा है, that is the political turmoil which is going on in Nepal, इसके बारे में डिस्कस किया गया है. So that is not important for us. हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है. In terms of exam, I am saying. And by the way, this is something we have talked about in another class. परसों एक क्लास में एग्जैक्टली यही टॉपिक था. दिस वाज रिलेटेड टू द इंटरनल टर्मोइल इन नेपाल, द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन नेपाल. बट वहां पे हमने ये डिस्कस किया था किस तरीके से हम उस पर्टिकुलर आर्टिकल में से ये डिराइव कर सकते हैं कि हमारे पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है. एंड वी डिस्कस कालापानी इशू, मैंने मैप में दिखाया था आपको. सो यू कैन चेक आउट दैट आर्टिकल एंड यू विल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज द recent nature of relations between India and Nepal. I will put that in the I button. You can just click the I button and you can go through that article. It's important for you to understand. तो जो भी इस तरीके के डेवलपमेंट्स हैं दोस्तों, हमको ये देखना है कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो कहाँ पे फिट होंगे. और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको तब समझ में आएगा जब आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी सिलेबस की. चाहे GS1 है, चाहे GS2 है, GS3, GS4, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है और वो पर्टिकुलर टॉपिक कैसे आप पेपर में यूज कर सकते हो. अगर नहीं यूज हो सकता तो नहीं करेंगे डिस्कस. अगर यूज हो सकता है तो क्या पर्टिकुलर चीज उससे डिराइव कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, like what we extracted that day. Alright, so today it's about the internal politics like instability. कैसे 6 महीने में 2 बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रेसिडेंट ने, दैट इज विद्या देवी भंडारी ने, डिसॉल्व कर लिया है. एंड इट इज सेइंग दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल मिस्टर ओली, ही इज पावर हंग्री, अपने को पावर में रखने के लिए वो ये सब करवा रहे हैं थ्रू प्रेसिडेंट. तो देयर इज दिस कोल्यूजन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर. तो इन सब चीजों के बारे में बात की है. सो दैट इज नॉट एग्जाम स्पेसिफिक. Let's move to the second article of the day, which is this, that is timely windfall. So timely windfall, this is related to your GS3. GS3, this is something we are going to discuss. तो टाइमली विंडफॉल में ये बता रहा है कि द RBI's ट्रांसफर इज अ मच नीडेड बफर बट देयर आर रिस्क इन बैंकिंग ऑन दीज सरप्लसेस. सो रिसेंटली क्या हुआ, RBI ने डिसाइड किया है कि 99,122 करोड़ रुपीस का जो सरप्लस है RBI का आया है, उसको गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को. सो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो बहुत मजे आ गए, बिकॉज अभी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पता है कितनी कैश स्टाफ है. GST के जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज थे वो नहीं आ रहे हैं. हमने कल परसों डिस्कस किया था वो क्लास में in another Hindu editorial analysis. And the second thing is that we have a lot of economic passivity going on. Economy भी उतना अच्छा काम नहीं कर रही because of the COVID pandemic, lockdown, etc. So naturally the inflow, the revenue of the government will be impacted. So और उसके बाद जो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर भी करना पड़ रहा है, ऑन टॉप ऑफ दैट जो फिजिकल स्टिमुलस देना पड़ रहा है MSMEs को, जो पुअर एंड द वनरेबल सेक्शंस हैं, तो उनके लिए स्पेंडिंग भी बढ़ानी पड़ रही है. सो गवर्नमेंट इज इन अ वेरी टाइट पोजिशन फाइनेंशियली. तो गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा हो गया. इट्स अ विंडफॉल टू द गवर्नमेंट. विंडफॉल का मतलब एक छप्पर फाड़ के बारिश हो गई पैसों की. सो 99,000 करोड़ रुपीज इज लाइक 1 लाख करोड़, इज अ बिग अमाउंट. तो ये जो ऑथर है ये बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट को जो फिस्कल डेफिसिट है वो मैनेज करने में थोड़ा आसानी होगी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है. देयर इज अ बिग प्रॉब्लम ओवर हियर. एंड द प्रॉब्लम इज, ऐसा रिपीटेडली करोगे तो गवर्नमेंट की जो फिस्कल हैबिट है वो खराब हो जाएगी, आदत बिगड़ जाएगी. व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, जब पैसा फ्री का आता है, यू नो that you tend to become very lackadaisical about such things. You tend to take it very casually. सो गवर्नमेंट को फिजिकल बजटिंग में और प्रूडेंट होने की जरूरत है. तो इस तरीके से इतने जो विंडफॉल हैं वो RBI को नहीं करने चाहिए. एक तो फैक्टर मैंने बता दिया, दैट इज
the government might become lax when it comes to making sure that it stays to the fiscal target that it makes for itself during the budget session every year. So that is the first thing. The second thing is दोस्तों कि RBI के point of view से जो पैसा दे रहा है उसके point of view से भी ये अच्छा नहीं है, क्योंकि RBI को या हर सेंट्रल बैंक को एक कंटिजेंसी रिजर्व मेंटेन करना होता है. सो कंटिजेंसी रिजर्व कितना हो? सो देयर वाज दिस रीसेंट committee that was formed a couple of years ago, that is Bimal Jalan committee. So Bimal Jalan, you know, he was the ex-governor of RBI. He's like a very reputed person, by the way, and he suggested that it be in a band of 5.5 to 6.5% of the overall size of the balance sheet. So इतना होना चाहिए. तो एक जो रेंज दे दी गवर्नमेंट को कि इस रेंज में ये जो कंटिजेंसी रिजर्व्स हैं जो आरबीआई के पास होने चाहिए. कंटिजेंसी क्या होता है? मतलब कोई इमरजेंसी हो गई, फॉर एग्जांपल बहुत क्रैश हो गया रुपी का प्राइसेस और बहुत ज़्यादा लेट से अप्रिशिएट हो गया एक्स्ट्रोनॉमिकली, तो वहाँ पे गवर्नमेंट, वहाँ पे आरबीआई पिच इन कर सकती है. एंड अदरवाइज ऑल्सो लेट से सम बैंक कोलैप्सेस, पब्लिक बैंक, तो उसको कैसे बेल आउट करेंगे? तो कंटिजेंसी फंड होता है रिजर्व बैंक के पास. तो इन्होंने सजेस्ट किया था कि इस बैंड में होना चाहिए, लेकिन आरबीआई ने क्या अडॉप्ट किया? उसका जो लोअर एंड है, यू कैन सी 5.5% वाला, उसको लोअर एंड को बेसिकली एक टारगेट बना लिया. सो दैट वे द ऑथर इज सेइंग कि इतने से काम नहीं चलेगा. यू नेवर नो सिचुएशन कितनी खराब हो सकती है, एंड एज सच हमको और ज्यादा प्रोविजनिंग की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू कंटिजेंसी फंड, कंटिजेंसी रिजर्व्स विद द आरबीआई. सो दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग कि इतना बफर आरबीआई के पास होना चाहिए कि बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए किसी भी तरीके की, दे वुड बी एबल टू हैंडल इट एंड दे वुड नॉट बी फेसिंग द कैश क्रंच जस्ट लाइक द गवर्नमेंट इज फेसिंग. सो दैट्स अबाउट दिस आर्टिकल इन सिंपल लैंग्वेज. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. बाय द वे, you should remember that there was this Bimal Jalan committee. It is related to economic capital framework. Economic capital framework. So इस कमिटी को इन्होंने हेड किया था और इन्होंने फिर यहाँ पे ये सजेशन किया कि क्या प्रोविजनिंग होनी चाहिए आरबीआई का, बिकॉज उससे पहले टसल चल रही थी गवर्नमेंट और आरबीआई में. आप लोगों ने अगर न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे उस टाइम पे तो देखा होगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट प्रेशराइज किया करती थी आरबीआई को कि ज़्यादा पैसे दो, ज़्यादा डिविडेंड्स दो हमको, और कहीं ना कहीं वहाँ पे आरबीआई बहुत कंफर्टेबल नहीं थी. तो फिर गवर्नमेंट ने ये सोचा कि एक चलो कमिटी को बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एंड लेट दैट इंडिपेंडेंट कमिटी रेकमेंड वॉट एवर इट रेकमेंड्स. आई होप यू अंडरस्टूड इट. Now let's move to the next article of the day दोस्तों, which is also very important. This one, Humanity Matters, Capitalism Needs an Upgrade for two subjects I am saying. This is important for your GS3 because capitalism है, economy के बारे में है. So economy से connected है, Indian economy, and as such this is also related to your GS4. And what is GS4? That is ethics paper. Humanity Matters, ethical point of view है. सो एथिक्स में स्टूडेंट्स को काफ़ी चैलेंजेस आते हैं ऑन द स्पॉट सोचने में कि क्या वो एथिक्स में एग्जाम्पल लिखें. प्लीज एज आई सेड यू हैव टू हैव अ कॉपी विद योरसेल्फ. एक नोटबुक आपके साथ होनी चाहिए और उस नोटबुक में नोट कर लीजिए अभी के अभी कि किस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आप वहाँ पे लिख सकते हो. बिकॉज देयर इज दिस एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी बिल्कुल अपने जो आईपीआर टाइटली पकड़ के बैठी हैं कि हम किसी को और को वो राइट्स नहीं देंगे मेडिसिन बनाने के, वैक्सीन बनाने के. वो एक एथिकल क्राइसिस है. दैट इज एन एथिकल डिलेमा एंड दैट इज अ मॉरल फेलियर ऑन पार्ट ऑफ दोज कंपनीज. सो देयर इज दिस बेसिकली एथिकल डिलेमा. सो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी गवर्नमेंट्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सिटीजन्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. सो दिस इज समथिंग द आर्टिकल इज ऑल अबाउट. सो लेट्स delve into greater detail as far as this particular article is concerned. Very good article by the way, but जिस तरीके से इन्होंने लिखा है थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है. सो वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्लिकेट द मैटर्स बिकॉज आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आनी चाहिए. वी डोंट हैव टू गो इन टू ट्रिविया, राइट? ट्रिविया इज नेवर आस्क्ड इन द एग्जाम. ह्यूमैनिटी मैटर्स, कैपिटलिज्म नीड्स एन अपग्रेड. कैपिटलिज्म को भी अपग्रेड करना है, मतलब उसको भी एक दिल होना चाहिए कैपिटलिज्म का, एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कैपिटलिज्म का. इट शुड नॉट बी अ डॉग ईट डॉग वर्ल्ड. दिस इज वॉट इट इज अबाउट. The COVID-19 vaccine crisis is an opportune time when companies must rethink the purpose behind their very existence. So it is
challenging the very notion of capitalism and the existence of companies. So I hope you would have got a hang of what this article is all about. इतना आपको समझ में आ गया होगा इस पर्टिकुलर सब हेडिंग से कि क्या ये पर्टिकुलर आर्टिकल बोलना चाहता है. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द आर्टिकल्स. दिस इंपॉर्टेंट लाइज इन GS3. इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे ट्रिप्स वगैरह, प्लस एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी. So the COVID-19 vaccine crisis is another tragic instance of a clash between the needs of humanity and the principles of capitalism. So कैसे clash है? Clash कैसे है? So clash ऐसे है कि आपको पता है कि जो capitalist companies हैं, that is let's say a company is there, ABC Pharmaceutical Limited, वो अपने पर्टिकुलर वैक्सीन में इन्वेस्ट करती है, बहुत सारा पैसा लगाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, काफ़ी ज़्यादा फंडिंग चाहिए होती है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है, तो वैक्सीन डेवलप करना कोई आसान बात नहीं है. सो दैट इज़ देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि हम लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं इतना मनी, मैन, रिसोर्सेज, वट एवर, एंड whatever is the outcome of that thing, which is the IPR, that is the intellectual property rights, be it the patents or whatever, तो वो हम किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते. हमारी एक्सक्लूसिव मोनोपोली होनी चाहिए, बिकॉज अगर हम वो किसी और के साथ बांट देंगे तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर नहीं हो पाएगा, राइट. सो हमको इन्वेस्टमेंट रिकवर करना चाहिए और हमको इंसेंटिव मिलना चाहिए ताकि हम आगे और अच्छा काम करें. लेट्स से एक कंपनी ने वैक्सीन बनाई है और सरकार ने बोला कि बाकी जो कंपनीज हैं वो भी वही वैक्सीन बना लेंगी. इस कंपनी को फोर्स किया कि आप फॉर्मूला उनके साथ शेयर करो और सब बना लेंगे. तो उस कंपनी को जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है, ओरिजिनल इन्वेंटर है, आपको लगता है वो इंसेंटिवाइज होगी? नहीं होगी ना. इट वुड नॉट बी वेरी एनकरेज टू प्रोड्यूस दैट द नेक्स्ट टाइम. तो दैट इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज व्यू नंबर 1. दूसरी तरफ सिचुएशन नंबर 2 देखते हैं. केस नंबर 2, इंडिया में क्या कंडीशन है आज की डेट पे? अभी तो थोड़ा सा कम हुआ है, फिर भी आपको पता है बहुत डायर सिचुएशन है कंट्री में, राइट. इमरजेंसी लाइक सिचुएशन वेर इन लैक्स ऑफ पीपल आर कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर डाइंग. तो ऐसे सिचुएशन में क्या उन कंपनी का मोनोपोलाइज करना उस वैक्सीन को, जो हजारों लाखों लोगों को चाहिए, करोड़ों लोगों को चाहिए, जो गरीब लोग हैं उनको चाहिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वैक्सीन को, क्या उनको मोनोपोलाइज करना वैक्सीन को या दवाइयों को, ड्रग्स को, व्हाटएवर? Is it ethically correct? Is it morally justified? This is the exact question that the author is raising, and he has said that जो companies हैं उनको इस चीज़ से आगे बढ़ना चाहिए, उनको मोनोपोली से, प्रॉफिट मेकिंग से थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए. बिकॉज लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहाँ पे हमेशा आप IPR से नहीं चिपके रह सकते. यू कांट ऑल द टाइम talk about this thing called TRIPS, that is trade related aspects of intellectual property rights. So हर बार जो WTO के अंदर जो एक अग्रीमेंट साइन किया गया है, which is TRIPS agreement, so उसके शेल्टर नहीं ले सकते ये बोल के कि ये हमको डिसइंसेंटिवाइज कर रहा है, राइट. सो यू ऑल्सो नीड टू हैव अ हार्ट. द कैपिटलिस्ट कंट्री, द कैपिटलिस्ट कंपनीज, द सिस्टम नीड्स टू बी मोर ह्यूमेन. प्लस इसमें यह भी उन्होंने बात की है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंपल्सरी लाइसेंसिंग. कंपल्सरी लाइसेंसिंग में क्या होता है? लेट्स से, and this is a provision of TRIPS, by the way. So TRIPS is basically to protect intellectual property rights, right? So this is under World Trade Organization and India has also signed it. So IPR ठीक है, respect करते हैं हम IPR की, this is why what the TRIPS is saying, but at the same time there is an exception in the form of compulsory licensing, और वो ये है exception कि किसी कंट्री में लेट्स से बहुत इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, बहुत डायर सिचुएशन आ गई, हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो रहा है बिकॉज ऑफ सम pandemic or some particular disease, then the government can resort for compulsory licensing. That is, it can allow the domestic manufacturers, the domestic companies, pharmaceutical ones, to manufacture that particular product, that particular drug or vaccine without the agreement of that company that holds the monopoly, that has the IPR for that particular thing, that has got the patent. इतना समझ में आया आपको? सो दिस इज कॉल्ड कंपल्सरी लाइसेंसिंग. इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से
साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने वो चीज इस्तेमाल की, कंपल्सरी लाइसेंसिंग का प्रोविजन, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, द एड्स एपिडेमिक बहुत बुरी तरीके से साउथ अफ्रीका में, इनफैक्ट कुछ सालों पहले, अगर आपको पता होगा, अब तो एड्स की ज्यादा बात नहीं करते, बट अंटिल 2000 इट वाज एज बिग एज अ क्राइसिस, लेट्स से कोरोना बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा यू सी शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बट एड्स वाज ऑल्सो अ वेरी वेरी बिग एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम फॉर ह्यूमैनिटी. सो चाहे वो थाईलैंड में हो, चाहे वो ब्राजील में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे साउथ अफ्रीका में, ऑल दीज कंट्रीज वर ग्रेट विक्टिम्स, एंड देयर बाय साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट इंश्योर दैट इट अप्लाइज द कंपल्सरी लाइसेंसिंग प्रोविजन. उस टाइम पे भी जो कंपनीज हैं, कैपिटलिस्ट कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, द बिग फार्मास, उन्होंने कहा कि ये मत करो प्लीज, हमारा जो इंसेंटिवाइजेशन है वो उसको मत छीनो, हमारी जो आईपीआर है, जो पेटेंट्स वगैरह है, हमारी मोनोपोली रहने दो. उस टाइम पे भी, और एग्जैक्टली अभी भी ऐसा करें. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से, दैट अभी जैसे साउथ अफ्रीका और इंडियन गवर्नमेंट ने, सो साउथ अफ्रीका प्लस इंडिया, इन दोनों कंट्रीज ने, आपको पता है, अक्टूबर 2020 में पेटेंट्स के लिए रिक्वेस्ट किया, पेटेंट वेवर के लिए रिक्वेस्ट किया WTO में, बट डेवलप्ड वर्ल्ड को वो राजी नहीं है, बिकॉज डेवलप्ड वर्ल्ड की एक लॉबी है, बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल लॉबी है, वो पुश करते हैं अपनी गवर्नमेंट को कि पेटेंट वेवर मत दिलाओ, और इसलिए ये कंट्रीज अपोज कर रही थी. यूके अपोज कर रहा था, फ्रांस अपोज कर रहा था, यूएस अपोज कर रहा था. अभी थोड़ा सा यूएस ने रिलैक्सेशन दी है इन प्रिंसिपल. बाय द वे, जो बाइडेन ने, बहुत लोगों ने प्रेशर किया घर पे अमेरिका में, सेनेटर्स वगैरह में, तब जाके हाँ निकली है बड़ी मुश्किल से. सो वी आर स्टिल नॉट श्योर अबाउट इट वेदर दे वुड अग्री when the real discussions takes place, but you see the developed countries are not very happy over this. They don't want to give this patent waiver temporarily, even temporary basis पे. So because उनको लगता है कि जो इनकी कंपनीज है, इनके प्रॉफिट्स चले जाएंगे. So what the author is saying कि हमको पब्लिक सेक्टर को स्टेप अप करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इसमें स्टेप अप करके उनको वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करनी चाहिए, ताकि जो लोग हैं, जो वनरेबल कम्युनिटी है, इनका भला हो सके और उनको भी एक्सेसिबिलिटी हो ड्रग्स की. ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा का पूरा प्राइवेटाइज है, कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, और जो वनरेबल एंड द नीडी, दे आर नॉट एबल टू हैव एक्सेस to such life-saving drugs and vaccines. This is it. I hope you've understood it, and this is a very important discussion. I said GS3 में पूछा जा सकता है, IPR से रिलेटेड चीज है, ट्रिप से रिलेटेड चीज है, GS3 में पूछा जा सकता है, वेरी गुड चांस, एंड यू कैन मेंशन दिस इन योर एथिक्स पेपर ऑल्सो. व्हेन इट कम्स टू मोरालिटी, व्हेन इट कम्स टू मॉरल डिलेमा, इन सब चीजों में आप लिख सकते हो कि किस तरीके से at a global level we saw this dilemma very very recently in the form of this COVID crisis. So that was all for the day, guys. I will see you next time. आपको कैसा लगा सेशन? Just do let me know in the comments. So thank you so much. I'll see you once again. Till then, take care. Goodbye.